सबसे पहले तो ग्राम गिंद्रा के सभी ग्रामवासी, हमारे प्यारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने गांव में ये प्रोग्राम रखवाया। और मेरी जो पूरी टीम, हमारे साथी आए हुए हैं, अमरजीत जी, अंकित जी, मोहनलाल जी, सभी का धन्यवाद कि दूर दूर से उन्होंने समय निकाला। देखिए, एक चीज़ सबसे पहले बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब सुबह से बैठे हैं इतनी तल्लीनता से, ये एक चीज़ दिखाती है कि सभी बच्चे अपने करियर फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, समर्पित हैं, फोकस्ड हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, उस चीज़ की फ़िक्र है। ये चीज़ जताती है आप सुबह से बड़े आराम से सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप सब अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। अब मैं कुछ सबसे पहले काफ़ी देर से आप बैठे हैं, कुछ आपको एक दो वीडियोस दिखाता हूँ कि भी जो साथी बच्चे मेरे जिन्होंने मेडिकल लिया है, नॉन मेडिकल लिया है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने अगर ये सपना भी अपना लिया ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, आगे का नहीं पता कैसे बनना है, वो आप बन जाओ। आपने लक्ष्य अगर अपना निर्धारित कर लिया है कि जी मुझे क्या बनना है। हरियाणा के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं सरकारी, रेवेन्यू, पुलिस, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई ये ना सोचे कि जी भी पढ़ाई बीए करके क्या मिलेगा, ये जॉब नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, सब है, पर्याप्त है। सिर्फ आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे जिंदगी में बनना क्या है। और मेरा ये मानना है कि लक्ष्य हमेशा सर्वोच्च होना चाहिए। छोटा लक्ष्य सोच के ही नहीं चलना। ये मत सोचे कि कंपाउंडर बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे सिपाही नहीं बनना। ये नहीं है कि सिपाही की कोई ड्यूटी कम हो जाती है, सिपाही भी फोर्स का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, फोर्स ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। बट हमें अपना लक्ष्य सर्वोच्च रखना है। जितने भी रोजगार हैं, हर एक की वैल्यू है। कोई ये नहीं है कि जी कोई काम छोटा है, कोई बड़ा है। बट रीजन क्यों मैं क्या कह रहा हूं आपको कि बड़ा लक्ष्य क्यों सोच के चलना है, उनके रीजंस हैं। अब जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, एक बार आगे आ जाएं। थोड़ा सा जो पीछे बैठे हैं, अगर कोई शर्माए मत, आगे आ जाएं। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे बन जाए। देखिए, अगर आपने डॉक्टर बनने का लक्ष्य ले लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम, वो आपको पता है, मेडिकल होगी। फिर कौन सा एग्ज़ाम +2 के बाद, नीट का, NEET, वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से एग्ज़ाम के थ्रू डॉक्टरी की एडमिशन मिलेगी। अब मैं आपको हमारे जहाँ डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, +2 में नीट का एग्ज़ाम होने के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी कहाँ ट्रेनिंग होती है, वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए, तो अगर नहीं दिख रहा है आगे आ जाए।
हॉस्टल है वहाँ। अब इतनी अच्छी जगह पढ़ेंगे। सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, सिर्फ वो पेपर पास करना है बस। म्यूजिक भी पढ़ाई के दौरान होगा, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा लगा? अभी तो इंजीनियर कौन कौन बनना था? इंजीनियर कौन बनना चाहता है? एक पीडीएफ बननी चाहती है। आगे आगे। क्या डर क्या है इंजीनियर से? कोई डर नहीं है। इंजीनियर का मतलब सीधा सर कि आप जुगाड़ तैयार कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कोई भी नया जुगाड़ बना दो इंजीनियर बन गया है ना? कोई बिटिया है इंजीनियर बनना चाहिए? ताली मारो इसको नाम की। इंजीनियरिंग के आपके सिरसा में भी कोई कॉलेज हो सकता है जहाँ से इंजीनियरिंग हो सकती है, बनने वाला मौका यहाँ भी है। बट मैंने कहा ना, लक्ष्य सबसे ऊंचा होना चाहिए। इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली में है। अगर आप पूरी मेरिट से वो एग्ज़ाम JEE एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छी मेरिट से, उसके लिए पढ़ना है और कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पर जाएंगे। इंजीनियरिंग करने के लिए Central Library of IIT. It houses numerous books, research papers, and journals on diverse topics, and an online database of study materials accessible 24/7 to students. The state-of-the-art lecture halls of IIT Delhi are well equipped with the latest audiovisual technologies. We not only have our classes over here, but also many seminars and guest appearances by prominent personalities. Buzzing with research work and interdisciplinary projects, IIT Delhi has multiple labs like electronics, automation and CNC, chemistry, nanomaterials, cryovision laboratory, including a unique Ericsson 5G and IoT research lab. In addition to them, we also have the central workshop, which provides us the workspace for sheet metal, metal welding, and also carpentry. We also have a unique 3D printing machine. IIT Delhi has been awarded the status of Institute of Eminence, which is both a matter of pride and honor for us. Our college also hosts Beacon, a 4-day-long conclave providing platform to every aspect of entrepreneurship. In fact,
fact, our college has produced the maximum number of unicorn startups amongst all IITs. The Accelerator Club of IIT Delhi enables students to design and create formula racing cars and participate in worldwide competitions such as Shivang Wars. Apart from academics, IIT Delhi is also known for its rich culture and extracurricular activities. SAC houses the centers of many clubs like music, dance, debating, drama, and also the photography and filming club. Rendezvous, the annual cultural fest of IIT Delhi, is North India's largest cultural fest, which hosted 225 events, had a footfall of over 70,000 people, 13,000 participants, and 170 artists from more than 20 countries. TRIST, North India's largest science and technological festival, is also held in the month of March, promoting an excellent scientific culture among students. Excellence in sports is one of the key essentials in IIT Delhi, which is proven by the fact that we are the defending champion of Inter-IIT Sports Meet 2019. Hence, the central playground of our college provides space and facility for many major sports. IIT Delhi has a 10-lane swimming pool with a depth of 7 feet, providing a perfect spot to cool out in summers and practice your swimming skills. Facilities for a lot of other sports are also provided, such as gymming, weightlifting, pool, table tennis, squash, and also yoga and meditation. ये सब पढ़ाई We के also साथ have साथ food courts like CCD, Lasagna, and Lasagna spread across campus. They offer a variety of food options at a subsidized rate and are a perfect spot to hang out with your friends. Located in the heart of Delhi, IIT Delhi also has close proximity to markets like Bair Sarai and SDA. For more information, log on to www.itd.ac.in. And Vikesh will see you here. IAS किसको बनना है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक आध वीडियो और दिखाऊंगा, फिर हम बातें करेंगे और आपका कोई मन होगा तो वो भी चीज़ दिखाएंगे। अगर जी एडवांस 2023 के लिए आप एलिजिबल हो गए हो तो आपके लिए वीडियो बहुत। जिससे पहले कि जेई का सफर शुरू हो, उससे पहले मैं तुम्हें अपने पास्ट और प्रेजेंट से मिलवाना चाहूँगी। ये हूँ मैं, डरी सी, सही सी, जिसे ये तक नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। और ये भी हूँ मैं, जिसे अपने गोल्स पता है, कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट है। तो इतना सब बदला कैसे? वजह सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सफर जेई का। तो आज मैं वही सुनाने जा रही हूँ। जब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आया था तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर आप IAS सिलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। मैं पहले क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके मन में ये चीज़ आए कि जी मुझे इतनी अच्छी जगह ट्रेनिंग करने को मिलेगी हमारे देश के सारे तो मुझे पढ़ना कितना पड़ेगा। ये पाना है तो उतनी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये मिल जाएगा, ये आपका है, सारे संसाधन और सुविधाएं ये इंस्टीट्यूट सब आपके हैं, बस इनके लेवल की मेहनत करनी है और कुछ नहीं। हमारे साथ इस सफर पर जहाँ हम और भी करीब से देखेंगे लंबासना को। एंट्रेंस गेट से अंदर बढ़कर सबसे पहले हम पहुंचते हैं रिसेप्शन पर, जहां पर आप अपना नाम और वापस ऑफिस बताकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैंपस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला नजारा जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग को मिलता है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मूर्ति, जिनके नाम पर इस अकेडमी का नाम रखा गया है।
आपके जिले के डीसी साहब हैं पार्थ गुप्ता जी, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करके आए, IAS बने, यहाँ ट्रेनिंग की और अब आपके जिले के डेप्यूटी कमिश्नर हैं। और उसके कैंपस से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये भी कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और 1959 से लेकर लबासना के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस यही रहा है। डायरेक्टर्स ऑफिस के पास ही है सेंट्रल स्क्वायर, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स के बीच में स्थित है। कर्मशिला की स्थापना 1992 में की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, लाइब्रेरी, लाउंज एरियाज, मेस फैसिलिटीज जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ स्थित है गांधी स्मृति लाइब्रेरी, इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है, जहाँ अमूल्य और दुर्लभ किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स और लेखों का भंडार है। ध्रुवशिला, कर्मशिला के पास ही कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। इसका नाम है ध्रुवशिला। ज्ञानशिला की स्थापना से पहले ध्रुवशिला ही लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी और राज भी यहाँ कैंपस से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स की ऑफिसेज हैं। 4 लेवल बिल्डिंग पास में है, 4 लेवल बिल्डिंग। इसको रेनोवेशन से पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। लैंग्वेज क्लासेस के अलावा OTs यहाँ के हॉल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग का नाम शायरी होटल के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ 1984 में लगे एक भीषण आग में झुलस गया था। पर उसी त्रासदी के बाद रेनोवेशन करा के ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और आज यहाँ कई सारी नई इमारतें खड़ी की गई हैं। कालीनी गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर लबासना का मेन गेस्ट हाउस है, जिसका नाम है कालीनी। इस कॉम्प्लेक्स में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी और एकेडमी के गेस्ट के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम लबासना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह लबासना की सबसे ऊंचाई पे बनी इमारत है। इस ऑडिटोरियम में 450 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ट्रेनिंग्स के सारे कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और बाकी सभी इम्पोर्टेंट फंक्शंस इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। कई कोर्सेज के इनॉग्रल और वैलेडिक्टरी फंक्शंस यही कंडक्ट किए जाते हैं। AM झा प्लाजा लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ज्ञानशिला पहुंचने से पहले हमारे सामने आता है AM झा प्लाजा, जिसका नाम अकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था। कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स के रास्ते सब यहीं पर आके मिलते हैं, इसीलिए ये ट्रेनिंग्स और फैकल्टी दोनों का कैंपस का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ग्रुप फोटोज के लिए भी ये एक फेवरेट स्पॉट माना जाता है। ज्ञानशिला लबासना के सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2010 में कंप्लीट हुई थी और अब यहाँ सारे ऑफिसेस के अलावा लेक्चर हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, लाउंज और मेस जैसी फैसिलिटीज
इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को देखकर आप भी उतने ही इम्प्रेस हुए होंगे जितने कि हम अगर आपको यूपीएससी क्रैक करके आईएएस की प्रिपरेशन करना। अब एक लास्ट वीडियो देखेंगे बस। मिलिट्री में कौन जाना चाहता है? मिलिट्री की हमारी दो बड़ी मेन अकेडमीज हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एनडीए में आप +2 के बाद सिलेक्ट होके जाते हैं और आईएमए में आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। एनडीए जब स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं तो आईएमए में उनकी ऑटोमेटिक शिफ्टिंग हो जाती है और वहाँ पर वो स्टडी भी करते हैं। तो एक लास्ट वीडियो वहाँ का हम देखते हैं। बन और नैना 2 दिन से जीवन साथी पर बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। थैंक गॉड, सेम हियर। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि भारत में कई मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज हैं जिनकी अपनी रिस्पेक्ट और अपना ऑरा है, और इन एकेडमीज में जाने के लिए लाखों बच्चे सालों मेहनत करते हैं और डिफेंस एग्जाम्स एंड एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर अपनी ड्रीम एकेडमी को चुनते हैं। ऐसे ही एक सबसे खास एकेडमी है आईएमए, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें जाने का सपना हर एस्पिरेंट ने कभी न कभी तो जरूर देखा होता है और कुछ के ये सपने पूरे भी होते हैं। अगर आप एक आईएमए एस्पिरेंट हैं तो आपने भी ये कभी न कभी सोचा होगा कि आईएमए में आपका पहला दिन कैसा होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स के फर्स्ट डे के बारे में। दोस्तों, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के एसएसबी इंटरव्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट्स इंडियन आर्मी में एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आईएमए ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स का पहला दिन कैसा बीतता है। आईएमए ज्वाइन करने वाले नए कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन एंट्रेंस गेट पर एक रिसेप्शन बनाया जाता है, जहां एनसीओ ड्यूटी पर होते हैं और वो आईएमए आने वाले कैंडिडेट्स को रिसीव करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, फोटो आईडी और ज्वाइनिंग लेटर की जांच करते हैं, और क्योंकि इन कैडेट्स को बैच वाइज बस द्वारा आईएमए में पहुंचाया जाता है और सबके आने की टाइमिंग अलग अलग होती है, इसलिए पहले आ चुके कैंडिडेट्स को यहाँ चाय भी दी जाती है। इसके बाद इन कैडेट्स को बस के द्वारा आईएमए पहुंचाया जाता है। कैडेट्स जब पहली बार चेकवुड बिल्डिंग को सामने से देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एकेडमी में पहुंचना ही एक सपने जैसा होता है, क्योंकि आप वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं जो आपने कभी सिर्फ सोचा या वीडियोस में देखा होता है। इधर से उधर दौड़ते जेंटलमैन कैडेट्स, एकेडमी के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और एकेडमी का माहौल, हर एक चीज बिल्कुल सपने के सच होने जैसी होती है। जो कैंडिडेट्स टाइम पर देहरादून रेलवे स्टेशन नहीं आ पाते तो ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आईएमए पहुंचना होता है। बंद करें। तो देखो बच्चों, करियर ऑप्शंस इतने हैं कि आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी। आपके अंदर ये ज़ील है कि मुझे कमाना है, कमाने का साधन आप ढूंढ लोगे। उसको मैं हर चीज़, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट हैं, इतनी तरह की जॉब्स हैं, आपको आपके सारे आसपास ही है, सब दिखता है। कोई क्या कर रहा है,
कोई हेयर कटिंग कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, आपको दिखता है ना सारा, कोई बस चला रहा है, रोडवेज का ड्राइवर, हर तरह का आपके सामने है। बट लक्ष्य ऊंचा रखना क्यों ज़रूरी है? यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी की आप तैयारी करेंगे, आईआईटी लेवल की, तो आईआईटी में ना भी एडमिशन हो, आपको लगता है कि मैं थोड़ा इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो एनआईटी में एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एम्स की तैयारी करेंगे आप, एमबीबीएस के एम्स में जाने की, तो एम्स से 1 स्टेप डाउन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ आपका एडमिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एम्स में ना भी हुआ, उसके लेवल के ही हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप आईएएस की तैयारी करने बैठेंगे तो हरियाणा सिविल सर्विसेज, जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुआ था, वो आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको अलग से करनी नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात समझ आई ना कि लक्ष्य ऊंचा रखें, अपने सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के वो सोच समझ कर लें। कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करें, आज मैं अपना नंबर भी दे जाऊंगा, मुझसे कर सकते हैं, कोई गांव में अवेलेबल हो, कोई सिरसा हो, डिस्कशन करें और उसे सलाह लें, उसकी सलाह को आंख मीच के ना मानें। अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, डिसीजन आप खुद लें। अगर आप अपने सब्जेक्ट चुनने का डिसीजन भी नहीं ले सकते खुद, फिर आगे दिखते रहेंगे। अपने डिसीजन खुद लेना सीखें, गाइडेंस ले लें, कंफ्यूजन दूर कर लें, कंफ्यूज ना हो, अपना टारगेट फिक्स कर लें। मेन चीज़ है कि फिर हमने टारगेट भी फिक्स कर लिया, अब पढ़ाई की बात आ गई। मैं पीछे गांव में गया था, वहाँ बिटिया बोली कि सर नींद आती है पढ़ते हुए। तो वो बिटिया, मैंने कहा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? कहते सर मैं मिलिट्री में जाना है। तो ये वीडियो हमने उसको सेम दिखा। तो बेटा अब नींद आएगी, कहती सर अब मेरी नींद उड़ गई। उसने इस चीज़ को यहाँ फिट कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सुबह से आप सब बैठे हैं, मैं बहुत समराइज करके आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, मोस्टली आपको पता भी होगी। आप अपनी जब स्टडी करते हैं, हर स्टूडेंट को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, एक टाइम टेबल है, उसका डेली का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे स्कूल मुझे पहुंच जाना है, वापस आके मुझे ये करना है इतनी देर में, फिर मुझे इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर मुझे थोड़ी देर खेलना है, और मुझे कब सोने जाना है। आपको वो टाइम टेबल अगर मिस होता हुआ दिखे तो आपके अंदर ये आ जाना चाहिए कि मेरा टाइम टेबल मिस हो रहा है। आपके अंदर खलबली मत जानी चाहिए किसी वजह से, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपने जो टाइम फिक्स किया है कि मुझे इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर कोई कारण ऐसा हो गया है कि कोई रीज़न, कोई दिक्कत आ गई, कोई गेस्ट आ गए घर में, आपके पेट में खलबली मत जानी चाहिए कि मेरा टाइम टेबल मेरा फिक्स है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो दिनचर्या आप प्लीज़ बनाएं अपनी हर चीज़ की। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, किसी के पास 48 हैं, कोई है जो कहता हो मेरे पास 48 घंटे हैं या 48 से ज़्यादा हों। मेरे पास भी 24 ही हैं, सर के पास भी 24 हैं, सर के पास भी, सबके पास 24 घंटे हैं। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबको बराबर मिलती है। कोई यूँ नहीं कह सकता कि जी मुझे वक्त कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला। उसका आपको प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। आपको आपके एक एक घंटे का एक एक मिनट पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। खाली तो बैठना ही नहीं है। कभी भी लगे कि खाली क्यों, खाली रहने का मतलब कि एक सेकंड भी आपके पास खाली रहने का टाइम नहीं होना चाहिए, और ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, आप अपना लेंगे, आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। क्योंकि
पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, कोई और नहीं पढ़ेगा। पढ़ के इन अकेडमी में आप जाएंगे, आप अच्छी लाइफ जिएंगे, आपकी फैमिली आगे अच्छी लाइफ जिएगी। मैं नहीं, मैंने मेरी पढ़ाई कर ली, मैं बन गया, अब आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है। तो 24 घंटे का एक एक मिनट आपका प्लानिंग होनी चाहिए कि जी मुझे क्या क्या करना है। घर के काम भी हैं, गांव में सब बच्चे घर के कामों में हाथ बटाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट कुछ टाइम फिक्स कर लें कि इस दौरान मैं अपने बाबूजी की हेल्प करूंगा, मैं मम्मी की हेल्प करूंगी। वो टाइम फिक्स हो, वो फिर यूं ना हो कि स्टडी के टाइम में वो काम आ जाए, उस टाइम में आप स्टडी करने लग जाएं। फिक्स कर लें हर चीज़ को। और देखिए आप, और एक आदत हमारी हमेशा होती है, हमारे भी थी कि यार आखिरी महीने में पढ़ लेंगे, होता है ना, पूरा साल मस्ती मारो, एक महीना हम पढ़ लेंगे। वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। जिस दिन क्लास स्टार्ट हो गई, 11वीं का पहला दिन अगर 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, आपको पहले दिन अपना सिलेबस खोल के देख लेना चाहिए कि मेरा पूरे साल का सिलेबस क्या है, और उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि मुझे पूरे साल का सिलेबस कितने कितने टाइम में कवर करना है। ये सोच लो, मुझे नहीं आखिरी हफ्ता में पढ़ना, मुझे आज से ही पढ़ना है। 1 साल होता है पूरा, 1 साल होता है एक क्लास में। पहले दिन से, ये नहीं कि नहीं आखिरी 10 दिन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, फिर पास ही होंगे, उच्च लक्ष्य नहीं मिलेगा, जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें। अब पैसे की बात आ जाती है, दिखते हैं, पैसा नहीं है, आती हैं। हम भी ऐसी फैमिली से ही हैं, आपकी तरह ही हम गांव से ही उठे हैं। मेरे फादर साहब कैथल डीसी ऑफिस में क्लर्क भर्ती हुए थे, साइकिल पे ही चलते थे, साइकिल पे रिटायर हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब जो भाऊजी ने बात की थी कि पेरेंट्स होने चाहिए, यहाँ इसलिए बात आती है कि पेरेंट्स हो, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रोल है अपने बच्चे के करियर बिल्डिंग में, माँ बाप का। आपसे भी ज़्यादा, क्लास के टीचर से भी ज़्यादा माँ बाप का सपोर्ट पूरा होना चाहिए। आपसे हम अनुग्रह करेंगे कि आप लोग एक सेशन हमारे बाद माँ बाप का रखें, उनको समझाएं कि जी आपकी गाइडेंस के बगैर आपका बच्चा आपके सपोर्ट के बगैर नहीं कामयाब होगा। माँ बाप को पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। बच्चा जो भी करना चाहता है, एटलीस्ट जितना वो उसके लिए धन जुटाना चाहते हैं, धन जुटा सकते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। ये माँ बाप की ड्यूटी है अपने बच्चे के लिए, आपके सपने पूरा करने के लिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को जरूर, क्योंकि इन्होंने तो सपना देख लिया IAS बनना है, अब कोचिंग भी जाना पड़े दिल्ली, वो माँ बाप की ड्यूटी है। और कोई चीज़ें हैं कि प्लानिंग्स, आज 10th में बच्चे ने डिसीजन लिया है कि मैंने IAS बनना है, उसने अपनी जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया वो पढ़ेगा, उसका काम है पढ़ना। ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली कोचिंग के लिए बच्चे अगर जाते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो एक बिटिया ने पूछा था, मैंने बताया आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट अगर नहीं लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, माहौल, वहाँ पर माहौल मिल जाता है, सब पढ़ रहे होते हैं, तो एक अलग लेवल का मार्गदर्शन मिल जाता है। तो 5 साल हैं उस माँ बाप के लिए, वो जो भी काम कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है कि उसमें से कुछ ना कुछ वो सेव करें, इस तरह से सेव करें कि 5 साल बाद वो अपने बच्चे को वहाँ भेज पाए। वो यूँ ना सोचे कि BA होगी, अब कहाँ से पैसे लाऊं। समझ आई ना मेरी बात? ये आप भी बच्चों अपने माँ बाप को समझाना कि जी हमें 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी, आप आज से जोड़ना शुरू कर दो। घर में रिश्तेदार आते हैं, पैसे देके जाते हैं ना, मिलते हैं ना, सेव कर लिया करो पढ़ाई के नाम पे। 2 जोड़ी कपड़े, उनमें काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ो। मैं क्यों बता रहा हूँ कि खुद किया हुआ है। मेरे पास 2 ही जीन्स है राय सिंह, 2016 में ली थी, वही डाला। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए मेरे पास ये जीन्स है, और एक और दूसरी जीन्स है।
मैं जो सेविंग करता हूँ मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, मेरा बेटा LKG क्लास में, उसके फ्यूचर के लिए मैंने आज से जोड़ना शुरू कर दिया है, उसकी नर्सरी क्लास से। तो मुझे पता है जब वो +2 में होगा तो उस टाइम क्या महंगाई हो चुकी होगी, किस लेवल की वो पढ़ाई करना चाहेगा। तो मैंने आज से उसके लिए जोड़ना शुरू कर दिया, खुद की थोड़ी चीज़ें कम करके। ये आपने माँ बाप को समझाना। बाकी बच्चों का काम, बच्चों देखो आपका काम है सिर्फ पढ़ना। देखो पढ़ाई करने के लिए स्कूल है, स्कूल आना पड़ता है। ना पढ़ने के लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ जाना पड़ता हो? ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना। पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, अच्छी आदतें करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुरी आदतों के लिए कुछ है, 1 मिनट में हो जाएंगी, ऑटोमेटिक है। अच्छी आदतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ना सोचें, आज आपके जो आप डिसीजन लेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अब ये लाइन देखो, हमने सबने स्कूल में पढ़ी है, हमने पढ़ी है, विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी कुतो विद्या। कोई बच्चा मतलब बताएगा इसका? कोई भी आए, संस्कृत का है, किसी को पता हो? नहीं, बच्चों को बता दीजिए, हमें तो पढ़ रखा है। आज आगे आइए। नाम बताओ। My name is Rahul. I study in +2 क्लास। सर ने जो ये सेंटेंस लिखा है ये संस्कृत का है। वैसे मैं पंजाबी स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके लिए सुख जो है वो हराम है, और जो सुख चाहता है उसके लिए पढ़ाई हराम है।